दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नानी फैक्टर से परेशान नरेंद्र मोदी की आज हताशा संसद में साफ दिखी। अब आपको लग रहा होगा कि ये नानी फैक्टर क्या है, आखिर नानी फैक्टर से कैसे मोदी परेशान है। आमतौर पर बुरे दिनों में लोगों की नानी याद आ जाती है, लेकिन अच्छे दिनों का वादा करके जो लोग सत्ता में आए उन्हें पिछले 28 दिनों से नानी याद आ रही है। और नानी का मतलब नायडू और नीतीश। तो नायडू और नीतीश, संक्षेप में कहें तो नानी नानी याद आ रही है जिनकी, उन्हें अब बालक भी याद आने लगा और बालक बुद्धि भी याद आने लगी। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो जिस वक्त लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, उस वक्त जब इतनी दुखद खबर आई कि हाथरस में एक धार्मिक आयोजन में एक बाबा के प्रवचन में 125 के करीब लोगों को, महिलाओं और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक बेहद दुखद घटना। इस देश में जब संसद के अंदर हिंदू कौन है, हिंदू क्या करता है, इस पर बहस हो रही हो, तो उस वक्त हिंदू परंपराओं के जिस प्रकार से एक अजीबोगरीब तरीके से प्रदर्शन की जो परंपरा चल पड़ी है, उस दरमियान इस देश में जब 125 लोग अपनी जान गंवाने की हद तक चले जा रहे हो, उस देश में क्या हिंदू कहने वाले लोगों को कभी कोई शर्म आई है? या नानी याद आई हुई है इसीलिए वो परेशान है? पटना और अमरावती से यदि ना और नी, नायडू और नीतीश दोनों याद आ रहे हैं, संक्षेप में कहें तो नानी याद आ रही है, तो वहां बालक बुद्धि ही दिखाई देगी। इस देश में मर रहे लोगों की परिस्थितियां दिखाई नहीं देगी। और परिस्थितियों को दिखाने के लिए जब संसद को उन्हें आईना दिखाना था, तो चाहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, यहां तक कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हो, सबने अपने अपने तरीके से सत्ता पक्ष को जिस प्रकार से आईना दिखाया, और उससे आगे बढ़कर तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने जब सदन के अंदर बिल्कुल वही बातें कही जिस बात को लेकर सत्ता पक्ष सबसे ज्यादा चिढ़ता है, तो आप इस मायने को समझ सकते हैं कि 240 लोकसभा सीटें जीत कर आने वाले व्यक्ति, 63 सांसद गंवा चुके व्यक्ति को, 63 सांसद गंवा चुकी पार्टी को 52 से बढ़कर 47 सीटें बढ़ाने वाली पार्टी को में खोट नजर आ रहा है, और देश को उससे सावधान रहने की बात कही जा रही है। देश क्यों सावधान रहे? सवाल यह उठता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, जब इस देश के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पार्टियां चुनाव लड़ रही हो, क्या यह देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि सदन के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत, लोकतांत्रिक परंपराओं और उसूलों के तहत चुना गया सांसद और उसकी पार्टी से सावधान रहने के लिए देश की जनता को कहा जाए? क्या यह सड़क छाप भाषा है, संसद में बोली जा सकती है? क्या यह चुनावी भाषा, जहां भाषा की मर्यादाएं तो मुजरा करने की हद तक टूट जाती है, तो उस हद तक जिस प्रकार से भाषा की मर्यादाएं टूटती है, क्या सदन में उन्हें तोड़ना और उन्हें तोड़ने की इजाजत देना या स्पीकर पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ शोभा देता है? किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, ये सबने देखा। जवाहरलाल नेहरू फिर याद किए गए। आखिर जवाहरलाल नेहरू से कौन सी बड़ी वैचारिक भूल हुई है, या दक्षिण पंथ के ऊपर वह जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार से खौफ के रूप में आज अपने निधन के 60 साल बाद भी विराजमान है, इसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति और पुष्टि आज नरेंद्र मोदी ने की। आज नरेंद्र मोदी को 24 लाख बच्चे नीट परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा की शुचिता पर सवाल है, पेपर लीक के मामले हैं, 60 साल में 70 पेपर लीक के मामले देश से अलग अलग हिस्सों से आए, उस पर कोई जवाब नहीं। मणिपुर पर संसद में नारेबाजी होती रही, कोई जवाब नहीं। मणिपुर एक साल से क्यों जल रहा है, मणिपुर में तनाव क्यों व्याप्त है, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मन नहीं निकलता। और जरा इनसे आगे बढ़कर के आप देखें तो सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं, सवाल तो किसानों का भी है, सवाल अग्निवीर का भी है, सवाल इस देश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई फौज का भी है, तो सवाल महंगाई के मुद्दे का भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम का भी है, तो दलितों और आदिवासियों का भी है, जाति जनगणना का भी है। क्या राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री के मुंह से आपने इन सब शब्दों को सुना है? नहीं सुना है। और इसलिए नहीं सुना है
क्योंकि अभी सत्ता पक्ष को तो नानी को खुश रखना है, यानी नायडू और नीतीश को खुश रखना है। तो जब नानी को खुश रखने की नौबत है तो आज की तारीख में रागा से इतनी दिक्कत क्यों है, राहुल गांधी से इतनी दिक्कत क्यों है, अखिलेश यादव से इतनी दिक्कत क्यों है? याद सिर्फ नानी की ही आएगी क्या? सत्ता पक्ष की जो हालत बनी हुई है इस देश में, इसके पहले ऐसा लगता है कि क्या किसी ने गठबंधन सरकार चलाई नहीं थी? निश्चित तौर पर चलाई थी। सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल 2 महीने तक 74 महीने तक इस देश में एक गठबंधन सरकार चलाई थी। बेहद शानदार एग्जाम्पल। लेकिन 70 सालों की बात कही जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की उपलब्धियों को भी एक झटके में धो दिया जाता है। मनमोहन सिंह ने 10 सालों तक सफलतापूर्वक 145 और 206 सांसदों के साथ गठबंधन सरकार चलाई है। उसके पहले भी विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा और गुजराल सब ने अपने अपने दौर में गठबंधन सरकार चलाई है। और नरसिम्हा राव ने तो अल्पमत सरकार चलाई है, भले ही गठबंधन सरकार नहीं चलाई। अल्पमत सरकार 226 सांसद जीत कर आने के बाद उन्होंने 5 साल तक चलाई। लेकिन नरेंद्र मोदी को 240 सांसदों पर सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा चुने गए स्पीकर को सदन के अंदर व्यवस्था कायम करने में दिक्कतें आ रही है। और इन सब से आगे जाकर देखें तो राहुल गांधी ने कल जो बातें कही उसको एक्सपंज करने की नौबत आ रही है। और जरा उस स्पीच को जाकर पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आखिर कौन सी बात उसमें थी जिसे एक्सपंज कर दिया गया। क्या राहुल गांधी की बातों से भी क्या बहुत तरह की दिक्कतें हो रही है? ना और नी तो अमरावती और पटना में बैठे हुए हैं, नानी वो याद दिला रहे हैं। लेकिन हालत खराब हो रही है भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी से। राहुल गांधी नीट के छात्रों का सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदुत्व की परंपराओं का सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव देश की मूलभूत समस्याओं का सवाल उठा रहे हैं, पप्पू यादव इस देश के नौजवानों का सवाल उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष को यह दिखता नहीं है, प्रधानमंत्री को यह दिखता नहीं है। दरअसल दिक्कत प्रधानमंत्री में नहीं है, दिक्कत सदन में भी नहीं है, दिक्कत दरअसल उस मानसिकता में है जिस मानसिकता के साथ नरेंद्र मोदी 22 सालों से सत्ता का संचालन कर रहे हैं। चाहे वो गुजरात की सत्ता रही हो, चाहे वो दिल्ली की सत्ता रही हो, हर जगह एक तरफा कुछ चुने हुए ब्यूरोक्रेट के माध्यम से उन्हें इस सर्वशक्तिमान बनाकर और सत्ता को व्यक्ति केंद्रित बनाकर जो चलाने की परंपरा है कि मैं ही सब कुछ, मैं ही संसद, मैं ही सरकार, मैं ही व्यवस्था, मैं ही ब्यूरोक्रेसी, मैं ही सिविल सोसाइटी, मैं ही जनता जनार्दन, हर जगह एक व्यक्ति की प्रधानता, एक व्यक्ति को देवताओं का देवता बनाने की कवायद जो जेपी नड्डा के शब्दों में होती है, आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि उस कवायद में इस देश की जनता ने जो खलल डाल दिया है, इसी वजह से यह दिक्कत है। वरना 240 सांसदों वाला नेता इस देश में बड़े आराम से 5 सालों तक सरकार चला सकता है। आज दिक्कत यह है कि अमरावती में ना नाराज हो जाए या पटना में नी नाराज हो जाए, नायडू नाराज हो जाए या नीतीश नाराज हो जाए, और दोनों मिलकर नाराज हो जाएं, तब तो तय है कि सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष में जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। प्रधानमंत्री की भाषा शैली पर आज नजर डालिए, क्या क्या बातें उन्होंने कही। आज राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा थी। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को बताने के लिए कोई यूपीएससी का लेक्चर नहीं चल रहा था, यूपीएससी की कोचिंग क्लास नहीं चल रही थी कि एओ ह्यूम के जमाने से लेकर कृपलानी के जमाने तक क्या हुआ और कृपलानी के बाद पीडी टंडन के जमाने से लेकर सोनिया गांधी के जमाने तक क्या हुआ। यह बताने के लिए संसद नहीं बैठी थी। यह बताने के लिए भी संसद नहीं बैठी थी कि अम्बेडकर के साथ कब क्या हुआ, कब वो चुनाव जीते, कब वो चुनाव हारे, कब उन्हें हारने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने बंगाल से जिताकर संविधान सभा में मेंबर बनाया। यह बताने के लिए आज संसद नहीं बैठी थी। संसद वर्तमान और भविष्य को देखने के लिए बैठी थी। और संसद जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के का जिक्र होगा तो इस बात के लिए जिक्र होगा क्योंकि परंपरा के मुताबिक पहली संसद जो होती है, पहली लोकसभा की पहली सिटिंग में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उस सरकार के अगले 5 साल का उसे विजन डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्या विजन डॉक्यूमेंट यही था राष्ट्रपति के अभिभाषण में कि नेहरू को लेकर के कांग्रेस पार्टी को ट्रोल किया जाए, अम्बेडकर की बात आज की जाए, सीताराम केसरी की बात आज की जाए? यही भारतीय जनता पार्टी के सामने आज है। क्या यही सत्ता में बैठे हुए लोगों के सामने आज है कि आगे की बात करने की बजाय पीछे की बात की जाए? इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य में
अच्छे काम भी होंगे और गलतियां भी होंगी, लेकिन दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसी लोकतांत्रिक सत्ता प्रतिष्ठान का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है जिस सत्ता प्रतिष्ठान में पूर्व की गलतियों को भगवत गीता की तरह पेश किया जाता है, वही बताया जाता है, वो कृष्ण के श्लोक की तरह आपको सुनाया जाता है। हर संसद में, हर सदन में यह नहीं बताया जाता कि पूर्व की सरकारों ने 2 लेन हाईवे भी बनाए, 4 लेन हाईवे भी बनाए, सरकार किसी की रही हो, IIT IIM भी खोले, देश के गांव-गांव तक स्कूलों और अस्पतालों का चेन तैयार किया, देश के गांव-गांव तक ऑप्टिक फाइबर बिछाया, सब कुछ किया, इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा पहुंचाई, सब कुछ इस देश के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक किया गया। उसका जिक्र करने की बजाय कब किसने राजनीतिक रूप से किसे चुनाव हराया, और वो भी झूठे तथ्यों के साथ, वास्तविकता से दूर जाकर प्रधानमंत्री के इतिहास ज्ञान पर यकीन करें तो मुझे अक्टूबर 2013 में पटना की वो रैली याद आ जाती है जब सिकंदर को गंगा तट पर नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का महान शासक बता दिया था, और एक चुनावी रैली में तो यहां तक हुआ कि भगत सिंह को भी, सरदार भगत सिंह, इस देश के नौजवानों के सबसे बड़े हीरो, उनको अंडमान जेल तक भी पहुंचाने का काम किया था। तो जिनका इतिहास ज्ञान इस तरह का रहा हो कि 3 शताब्दी के संतों को, गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ और कबीर, 3 शताब्दी, अलग अलग एरा के संतों को एक जगह बिठाकर धार्मिक चर्चा करा देने वाले नरेंद्र मोदी जब इतिहास पर बोलते हैं तो इस देश के लोगों के लिए फैक्ट चेक करना मजबूरी हो जाता है। लेकिन देश न तो इतिहास से आगे बढ़ेगा, न फैक्ट चेक से आगे बढ़ना है। देश को आगे बढ़ाने वाली बात तो राहुल गांधी कर रहे थे कि आखिर नीट के मुद्दे पर सरकार कब जागेगी, आखिर परीक्षाओं की शुचिता कैसे कायम होगी, आखिर अग्निवीर कब खत्म होगा, आखिर बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, किसानों की दुर्दशा कैसे खत्म होगी, जाति जनगणना कैसे होगी, सामाजिक भागीदारी का दायरा कैसे बढ़ेगा। लेकिन इन सब मुद्दों को पूरे प्रधानमंत्री के 2.25 घंटे की स्पीच को उठाकर आप देख ले, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। और मिलेगा कैसे? क्योंकि सत्ता की लगाम तो नानी के हाथ में है, नायडू और नीतीश के हाथ में है, और नानी के हाथ में जब सत्ता की लगाम है तो नानी याद आएगी ही, नहीं आएगी तो बार बार दिलाई भी जाएगी। और जिस सरकार को नानी याद दिलाने की नौबत आई हुई है, वो सरकार आज की तारीख में इस व्यवस्था को पंगु बनाने की हद तक जब चली जाए तो आपने वो आज बेहद निर्लज्ज नजारा भी देखा जब सदन में किसी ने नरेंद्र मोदी को यह सूचित किया कि हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया है। हादसे पर उन्होंने 2 लाइन शोक और संवेदना के व्यक्त किए, और उसके बाद जिस प्रकार से तंज और हंसने वाले अंदाज में फिर पुराने ट्रैक पर आ गए, इस देश में संवेदनहीनता का उससे बड़ा उदाहरण शायद आजाद भारत में कभी नहीं मिलेगा। वैसे बात यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के मिजाज से इस तरह की चीजें मेल भी खाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सांप्रदायिक बवाल के मुद्दे को न्यूटन के 3रे गति नियम का पालन करार दे दे और प्रधानमंत्री से राजधर्म की घुट्टी पीने पर मजबूर हो जाए, उसे भला राजधर्म याद कहां रहता है? राजधर्म उसे याद रहता है जिसे दुनिया के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद की प्रतिष्ठा का ख्याल होता है। क्या नरेंद्र मोदी को उस पद की प्रतिष्ठा का ख्याल है कि नेता विपक्ष के प्रति राष्ट्रपति का अभिभाषण न होकर विपक्षी दल और विपक्षी गठबंधन को एक तरह से उसकी आलोचना करने में पूरा वक्त सत्ता का बीत जाए? यह शायद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहला अवसर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के दौर में ही हमें देखने को मिला है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आलोचना करना, सत्ता पक्ष का काम है उसका जवाब देना। क्या बिंदुवार एक एक बात का राहुल गांधी ने जो उठाए थे, अखिलेश यादव ने जो उठाए, पप्पू यादव ने जो उठाए, कल्याण बनर्जी ने उठाए या ए राजा ने उठाए, क्या किसी बात का जवाब दिया गया? हिंदुओं को ऐसा कह दिया, हिंदुओं को वैसा कह दिया। क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं को ऐसा कहा था? राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, एक एक शब्द सिलेक्टेड थे और एक एक शब्द संसदीय मर्यादाओं की परिधि में थे। लोकसभा अध्यक्ष को क्यों लगा, कैसे लगा, ये आप सभी जानते हैं कि सदन का संचालन कैसे होता है। सभी जानते हैं कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद किस प्रकार से सदन के नेता के सामने झुककर सलाम किया जाता है, झुककर हाथ मिलाया जाता है। वो सभी आप जानते हैं कि किस प्रकार से मौजूदा दौर में लोकतंत्र को पंगु बनाया गया है। इस पूरे राष्ट्रपति के
अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दरमियान जो बात निकलकर सामने आई, उसका सार यही है, उसका संक्षेप यही है कि आज की सत्ता उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत सरकार चलाने के लिए होती है। कई बार अल्पमत की सरकारों को, गठबंधन सरकारों को किसी बहुमत वाली सरकार से ज्यादा सफल होते हुए देखा गया है। यकीन न हो तो 1989 से 2014 के 25 सालों के दौर को याद कीजिए। इन 25 सालों में प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, 89 से लेकर 2014 के 25 सालों में सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री पद पर कोई भी रहा हो, इस देश की विकास दर, इस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखिए, समझ में आ जाएगा कि गठबंधन की सरकारों ने एक दलीय व्यवस्था से बेहतर काम किया। और जरा उसके बाद के 10 साल के नरेंद्र मोदी के बहुमत वाले दौर को भी देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था किस बुरी गत में पहुंच गई थी। तब अर्थव्यवस्था की नानी याद आ गई थी, आज सत्ता की नानी याद आ रही है। यही हकीकत है और इस हकीकत के आश्रय ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी, इस बात को लेकर सत्ता में बैठे हुए लोगों का कॉन्फिडेंस तो साफ बता रहा है कि आखिर सरकार चलेगी नहीं चलेगी। इससे ज्यादा जरूरी इनके लिए यह है कि सरकार यदि जाए तो वैकल्पिक सरकार न बन पाए, और वैकल्पिक सरकार न बने तो फिर से इस देश को चुनाव की, मध्यावधि चुनाव की भट्टी में धकेल दिया जाए। आज अखिलेश यादव को जिस प्रकार से कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी जा रही थी, वो देखने लायक था कि खलबली इंडिया गठबंधन में नहीं, खलबली तो भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में कहीं दरकने के संकेत नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन में ना होते हुए भी उसके पक्ष में समर्थक सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। चाहे पंजाब से आए हुए 2 सांसद हो, कश्मीर लद्दाख से आए हुए 2 सांसद हो, महाराष्ट्र के सांगली से आए हुए सांसद हो, पप्पू यादव हो, यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी हो, वो भाजपा के साथ तो नहीं जा सकते तय है, या चंद्रशेखर रावण हो। जाने अनजाने सत्ता के विरोध में खड़े सांसदों को इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होना राजनीतिक मजबूरी भी है और राजनीतिक अनिवार्यता भी है। और यही वो डर है कि जब विपक्ष का आंकड़ा 250 के आसपास पहुंच रहा है, तब तो ना और नी, नायडू और नीतीश सत्ता को अपनी अहमियत याद दिलाते रहेंगे, यानी नानी अपनी अहमियत याद दिलाती रहेंगी और इसी अहमियत के आश्रय सरकार की स्थिरता पर भी सवाल उठते रहेंगे। आज तो ये झलक साफ दिख गई कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। इसलिए चलने वाली नहीं है क्योंकि सत्ता चलाने वाले लोग इस सरकार को चलाने और गठबंधन के तौर तरीके को मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है। आगे देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।